नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। हमने उत्तराखंड की जीएसटी बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया है। इससे हमारे यहाँ उद्योग बढ़ेंगे और राज्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी की प्रेरणा से ये काम हो रहा है। दिवाली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे 41 श्रमिक जल्द बाहर आ सकते हैं। रेस्क्यू का आज 13वां दिन है। बचाव अभियान का निरीक्षण करने के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। निरीक्षण के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जहां टनल से पहले बने कार्यालय में बैठ गए तो मुख्यमंत्री ने भी उत्तरकाशी के निकट स्थित मातली में डेरा डाल लिया है। खबर लिखे जाने तक बता दें आपको कि नेता मजदूरों के सकुशल बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। बीते गुरुवार रात भर मशीन का बेस मजबूत करने के लिए काम किया गया। बेस मजबूत करने के साथ ही ड्रिलिंग को दोबारा शुरू किया गया। अगर मशीन का बेस हिलने के चलते ड्रिलिंग का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से मशीन का बेस हिल गया था। वहीं सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को आज 13वां दिन हो चुका है और मजदूरों तक पहुंचने के लिए 800 mm के स्टील पाइपों से 51 मीटर तक का एस्केप टनल तैयार की जा चुकी है। बचाव अभियान में इस्तेमाल की जा रही ड्रोन तकनीक पर स्क्वाड्रन इंफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ सिरिक जोसेफ कहते हैं कि ये ड्रोन नवीनतम तकनीकों में से एक है जो सुरंग के अंदर जा सकती है। जिन क्षेत्रों में जीपीएस का काम नहीं करता और उसकी जगह ये आगे पहुंच जाता है। We got this is the latest one of the latest technologies which can go inside the tunnels. It does not need it goes into GPS denied areas, and so it goes autonomous in inaccessible areas. And then you can assess if there is any convergence, so whereas here what has happened is it is accessible at least up to the front. So that's why in fact what we are doing now is to see that we are monitoring the convergence and if there's any movement, and then our team is there at Bangalore, and then we are constantly relaying the data and then getting it. So this is we can also live stream. We can see this online on live stream that. So we are doing a lot of such sort of in fact monitoring, mapping and monitoring. That's the plan. Cavity monitoring. All sort of monitoring. About cavity monitoring, even we need to see how if there any movement. So and then roof, wall, the entire monitoring is being done. उत्तराखंड के पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बगोड़ा ने उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन के आंचल डेयरी को प्रदेश की जनता द्वारा प्राथमिकता दिए जाने का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आंचल डेयरी की ओर से पहली बार कई उत्पाद बाजार में उतारे गए। त्योहारों को देखते हुए इस बार मिठाइयां भी आंचल डेयरी की ओर से बाजार में उतर गई। जनता ने काफी सहयोग और समर्थन देते हुए इसको सराहा है और अब आंचल डेयरी की मिठाइयों की मांग भी काफी बढ़ने लगी है। बताया भी जा रहा है कि पिछले दिनों टेट्रा पैक आंचल दूध, छाछ और लस्सी की शुरुआत की गई थी। पर्वतीय क्षेत्रों और चारधाम यात्रा मार्गों पर बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तराखंड सहकारी दुग्ध फेडरेशन ने यूएचडी टूंड दूध, मसाला, छाछ और लस्सी को बाजार में उतारा है। सरकार ने 5 वर्षों में कुल कारोबार का 20% लक्ष्य हासिल करने की योजना बनाई है। जरूर हमारी कोशिश पूरी यही है कि पूरे उत्तराखंड में, छोटी हमारी स्टेट है, उसको तराई और पहाड़ में नहीं बांटना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश यही है कि आंचल ब्रांड जो है वो हर जगह पर, हर मार्केट में उपलब्ध हो, हर दुकान में उपलब्ध हो, चाहे वो पहाड़ के हमारी दुकानें हो, चाहे वो हमारी तराई की दुकानें हो। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी ब्रांड को आगे बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। इस आंचल ब्रांड की जो पहले कमियां रही हैं उसकी वजह से काफी हमको पब्लिक का रोज हिलना पड़ा है। हमने धीरे धीरे करके उसकी क्वालिटी को बेटर किया है, उसकी ब्रांडिंग बेटर करी है, उसके लोगोस को संभाला है, उसके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से आंचल का हमको रिसेंटली अभी कुछ 3-4-5 महीने से रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम उसको पूरे उत्तराखंड में आगे बढ़ाएंगे और लोगों की मदद से बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के लोगों की मदद से ही वो ब्रांड आगे बढ़ेगा।
भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है और इसी के तहत उत्तराखंड में भी इस यात्रा को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में चलाया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। बीजेपी सरकार का एक महत्वपूर्ण सहयोगी अंग होने के चलते इसमें बड़े स्तर पर भाग ले रही है। यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी के काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस संकल्प यात्रा के दौरान शामिल होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और आम जनता के हित को लेकर सरकार ने जो फैसले लिए हैं उन सभी से लोगों को अवगत कराया जाएगा। हाँ, भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है और हमारे यहाँ भी 2 जनपद अभी प्रथम चरण में हमने लिए हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपद। उसके बाद से पूरे प्रदेश के सभी जिलों में यात्राएं चलेंगी। ये सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक अंग है, सहयोगी अंग है, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि संकल्प यात्रा में पूरी तरह कार्यकर्ता जुटेंगे और अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, जो योजनाएं तय हैं उन तक पहुंचाने का क्या तरीका हो, इस सारे विषय पर भी सार्वजनिक चर्चाएं इसमें होंगी। अगली खबर का रुख करते हैं। देहरादून के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का प्लान तैयार किया गया है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। गड्ढा मुक्त सड़क सिर्फ जुबानी योजना है, कांग्रेस इस बात को कह रही है। प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों की को गड्ढा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कहीं न कहीं आने वाले दिनों में प्रदेश की सड़कें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी महारान का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए निर्देश तो जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक प्रदेश की सड़कों के हाल बेहाल है। स्मार्ट सिटी के कार्यों से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, लेकिन उसे मुहिम का प्रदेश की जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है और ऐसे में सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की पोल खुल रही है। तो ऐसे में बहुत अच्छा अपना उपहास उन्होंने उड़वाया और वो धता साबित हुआ। वो ठंडे बस्ते में वो चला गया, ठीक रेखा आर्या के पैनिक बटन की योजना की तरह। तो भाजपा तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, पॉम्प एंड शो के लिए जानी जाती है, आडंबर और प्रपंच के लिए जानी जाती है। धरातल पर इनसे कुछ होता नहीं। अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सड़कों का थोड़ा बहुत कायाकल्प हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार जनता के द्वारा चुनी जरूर गई है, लेकिन जनता के लिए नहीं चुनी गई है। इसलिए जनता को परेशानियां जब उठानी थी, उसने भरपूर बरसात के मौसम में भी परेशानी उठाई, उसने सड़क दुर्घटनाओं में भी परेशानी उठाई, उसने डेंगू के दौरान भी परेशानी उठाई, लेकिन टस से मस नहीं हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लेकिन अब क्योंकि इनके द्वारा आयोजित इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, तो पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बीते दिन राजस्थान से चुनाव प्रचार कर लौटे हैं और जिसके बाद धन सिंह रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल कांग्रेस को परेशानी धन सिंह रावत की फोटो से नहीं, बल्कि उस फोटो में मौजूद उत्तराखंड के नर्सिंग कॉलेज में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर रामकुमार शर्मा से है। बता दें आपको कि कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने धन सिंह रावत पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। गरिमा दसौनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां से अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में भाजपा को लाभ दिलाने के लिए जबरन ले जाया जा रहा है और रामकुमार शर्मा जिस तरह के फोटो में दिख रही हैं वह आचरण से व नियमावली के विरुद्ध है। इसलिए कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को ये शिकायत पत्र भेजा है। गरिमा दसौनी ने कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव गतिमान है और किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक और सामाजिक शुचिता और पारदर्शिता का जो उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इन संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारी कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए चंपावत में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर रामकुमार शर्मा जी अपने साथ वो चुनाव और एक राजनीतिक कार्यक्रम में डॉक्टर धन सिंह रावत का सत्कार करते हुए डॉक्टर श्री रामकुमार शर्मा दिखे हैं और श्री रामकुमार शर्मा बताया जा रहा है कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं। तो चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से सत्ता का दुरुपयोग ये दिखाई पड़ता है
और राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले दल को ये एक आईना है। आज हमने इसी बाबत एक पत्र भारत निर्वाचन आयोग को और राजस्थान निर्वाचन आयोग समेत उत्तराखंड निर्वाचन आयोग को लिखा है, जिसमें हमने उनसे इस प्रकरण का संज्ञान लेने की गुजारिश करी है, अनुरोध किया है कि राजनीतिक और सामाजिक शुचिता के लिए बहुत जरूरी है कि संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके। बताया ये भी जा रहा है कि श्री राम कुमार उत्तराखंड चारधाम में इस बार जहां श्रद्धालु रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचे, तो वहीं धामों में पहुंचने वाले वाहनों की संख्या भी लाखों में रही। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र में जब वाहनों की संख्या बढ़ती है तो उससे एयर पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है, जिसको देखते हुए पहली बार उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी जिले की एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने जा रहा है। दरअसल इसके लिए हिमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका अध्ययन करेगी, क्योंकि इस बार भारी मात्रा में वाहन का धामों में आवागमन हुआ। लिहाजा संभावना जताई जा रही है कि कुछ ना कुछ पॉल्यूशन म्यूटेंट एयर में पहुंचे होंगे। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट का मामला, दून पुलिस की बिहार में फिर बड़ी कार्रवाई। मुख्य अभियुक्त अभिषेक के साथ हिरासत में लिए गए 3 आरोपी अन्य व्यक्तियों को भी पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पुलिस को घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं। घटना के पूर्व गैंग के लिए की जाती थी फंडिंग की व्यवस्था। अभियुक्त हवाला और फोन के माध्यम से करते थे गैंग के लिए पेमेंट। चारों अभियुक्तों को बिहार के ट्रांजिट रिमांड के लिए न्यायालय में पेश कर चारों अभियुक्तों का न्यायालय द्वारा ट्रांजिट रिमांड स्वीकार किया गया। सभी नगर पंचायत क्षेत्रों के पंचायत अध्यक्षों का 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिसको लेकर नगर पंचायत पिरान कलियर के चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने क्षेत्र की जनता से अपील कर कहा कि उनके कार्यालय के बाद भी अगर उनके कार्यकाल के बाद भी अगर किसी क्षेत्रवासी को उनके किसी भी कार्य में आवश्यकता पहुंचती है तो वो हर समय उनके किसी भी काम के लिए तैयार खड़े रहेंगे। उन्होंने जनता से ये भी कहा कि उनके कार्यकाल में किसी अगर उनसे व्यक्ति को कोई भी दिक्कत या परेशानी हुई तो वह उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चेयरमैन प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों को अपील कर भविष्य में आम जन की मदद का वादा करते हुए अपने कार्यकाल में हुई त्रुटियों के बारे में जनता से माफी मांगने का काम किया है। पौड़ी के रामलीला ग्राउंड में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में इगास सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड पत्रकार यूनियन पौड़ी के अध्यक्ष राकेश रमन शुक्ला और व्यापार सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सभी को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपनी लोक संस्कृति को हमेशा संजोए रखना चाहिए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से अब उत्तराखंड के इगास का पर्व फिर से मनाया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड पत्रकार यूनियन पौड़ी के अध्यक्ष राकेश रमन शुक्ला ने भी इगास को पर्व की शुभकामनाएं सभी को देते हुए कहा कि धीरे धीरे उत्तराखंड के लोग अपने लोक पर्वों को भूलकर दूसरे पर्वों की ओर आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसी के लिए हम सभी के सहयोग से आज इगास पर्व को पौड़ी रामलीला ग्राउंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और आगे भी इसी तरह इस पर्व को मनाया जाएगा। इस दौरान महिलाओं द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। टीम ने घर के दरवाजे के ताले भी तोड़े हैं। साथ ही भारी मात्रा में गुलाब ब्रांड की शराब और खाली बोतलें, ढक्कन और रैपर बरामद किए हैं। शराब निर्माण करने वाला विशाल मंडल निवासी लाल कुआं का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि वो टीम को देखते ही मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि द्वारका एनक्लेव में विशाल मंडल ने एक कोठी किराए पर ले रखी है, जहां वो अवैध शराब बनाने का काला कारोबार करता है। सूचना पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो विशाल ताला लगाकर भाग खड़ा हुआ, जिस पर आबकारी टीम ने एसओजी टीम को सूचना दी और मौके पर मकान का ताला तोड़कर देखा
तो अंदर शराब का जखीरा बरामद हुआ। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और एक रोजगार के संयोजक प्रवीण दाशी ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता कर अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को सम्मुख आपको बता दें कि अपनी मांग रखी है। साथ ही साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए बॉबी पवार ने कहा कि एक वोट एक रोजगार के संयोजक प्रवीण काशी जी के साथ ही आज से बेरोजगार संघ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा। देवभूमि से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने एक वोट एक रोजगार आंदोलन के संयोजक प्रवीण काशी को देहरादून से बनारस के लिए हरी झंडी दिखाकर कहा है कि यदि रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया तो प्रवीण काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र बनारस से बेरोजगारों के प्रतिनिधि के रूप में नामांकन करेंगे। देवभूमि से उत्तराखंड बेरोजगार संघ से हरी झंडी लेकर राजघाट फिर मथुरा अयोध्या होते हुए बनारस पहुंचेंगे। हरिद्वार के जंगल से सटे इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। लक्सर राजमार्ग पर मिसरपुर में सड़क मार्ग पर पार करते हुए सड़क को जंगली हाथियों के झुंड की चपेट में आकर एक साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गुरुवार सुबह की बताई जा रही है। बताया भी जा रहा है कि गुरुवार सुबह जंगली हाथियों का झुंड आबादी क्षेत्र की ओर से वापस जंगल की ओर जा रहा था। लक्सर राजमार्ग पार करने के दौरान ही अचानक हरिद्वार से लक्सर की ओर जा रहा एक साइकिल सवार झुंड की चपेट में आ गया और गिर गया। जंगली हाथी एक बार तो साइकिल सवार को कुचलने की और दौड़े, तभी मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से जंगली हाथियों के झुंड को खदेड़ दिया। घटना में साइकिल सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी कई बार जंगली हाथी आबादी क्षेत्र का रुख करके अक्सर उत्पात मचाते देखे जा सकते हैं, जिनके वीडियो भी समय समय पर वायरल होते हैं। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में हुई एलएलबी के छात्र पार्थ हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक एसएसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया है कि बीते 1 नवंबर को पार्थ का शव उसकी ही कार से बरामद हुआ था। जांच के बाद पता चला कि पार्थ की गला दबाकर हत्या की गई है, जिसके बाद टीम बनाकर मामले के खुलासे के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स के आधार पर पता चला है कि पार्थ के साथ ही कमल रावत ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्या की मुख्य वजह स्मैक पीकर आपस में झगड़ा करना और गाली गलौज करना बताया जा रहा है। एसपी सिटी हरबंस सिंह के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पकड़ा गया आरोपी हल्द्वानी का ही रहने वाला है। अब पुलिस आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी है। ये 1 नवंबर को वृंदावन बिहार में पार्किंग में एक डेड बॉडी मिली थी और उसके परिजन उसको एसटीएच लेके गए थे। एसटीएच में जो मृतक पार्थ है उसका पंचायतनामा किया गया, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के आधार पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता लगा कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और पहले फिर सीसीटीवी फुटेज और जो बयान गवाहों के आधार पर कल कमल रावत को अरेस्ट किया गया भाखड़ा पुल से। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिलायंस लूट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कई स्थानों पर एक साथ दबिशें देते हुए पटना के पास स्थित अभियुक्तों को घटना में शामिल एक प्रमुख अभियुक्त को गिरफ्तार, मौके पर मौजूद अन्य संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों को गोपनीय स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में घटना के लिए फंडिंग करने वाले कई अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए हैं तथा गैंग के सदस्यों के टेलीग्राम, वर्चुअल नंबर, इंटरनेशनल नंबर्स, सिग्नल आदि के माध्यम से आपस में संपर्क में रहने की जानकारी मिली है। देहरादून के प्रेमनगर स्थित निजी संस्थान में पढ़ रहे अक्षत शुक्ला का शव उसके कमरे में संदिग्ध हालत में बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र यूपी के लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। अक्षत के माता पिता आज देहरादून पहुंचे। उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए पुलिस पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। जहां एक तरफ पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लड़के के परिजनों का कहना है कि अक्षत काफी सुलझा हुआ और सीधा लड़का था, वह इस तरीके का काम
नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से अक्षत को कॉलेज में पढ़ रहे कुछ अन्य छात्रों द्वारा मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। कुछ समय पहले ही उन छात्रों के साथ अक्षत की लड़ाई भी हुई थी और अक्षत के परिजन इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। अक्षत के परिजनों ने पुलिस को भी एक तहरीर दी है और जिसमें कि 3 लड़कों को अक्षत पर आत्महत्या करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।